ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करेंगे। पहला होता है सिल्क रूट, रोम टू चाइना 6000 किलोमीटर जो स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री में ये लिख सकते हैं ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए। आफ्टर डिस्टिंक्शन ऑफ द रोमन एम्पायर यूरोपियन कॉमर्स ग्रीव ड्यूरिंग 12th एंड 13th सेंचुरी। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यूरोपियन कॉमर्स ग्रीव किया, और 12 से 13 सेंचुरी के टाइम फिर 15th सेंचुरी विथ यूरोपियन कॉलोनीज स्लेव ट्रेड इमर्ज्ड। तो 15th सेंचुरी जैसे यूरोपियन ने स्टार्ट किया तो स्लेव ट्रेड इमर्ज हुआ। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 कंट्रीज इम्पोज्ड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर फर्स्ट टाइम। तो रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया। फिर वाई इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्या है? स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन दैट इज़ कंपेरेटिव होता है। स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा? कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा बेसिकली। फिर ट्रेड रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड रिलेशन टू फॉरेन पॉलिसी बढ़ेगा। तो फिर टाइप ऑफ पोर्ट देख लेते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स पोर्ट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट होता है जिसमें जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम रहता है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट कह देते हैं, जो जनरल कार्गो रहता है लार्ज वॉल्यूम में। फिर इनलैंड पोर्ट, जो जैसे राइन हैज सेवरल पोर्ट लाइक मैनहीम एंड डिसबर्ग, जो है वो इनलैंड पोर्ट्स है। राइन में राइन रिवर है। अवर पोर्ट क्या होता है? एथनीस आउटपुट है वो। एथनीस आउटपुट बिल्ड अवे फ्रॉम एक्चुअल पोर्ट। तो जो एथनीस आउटपुट है वो एक्चुअल पोर्ट से दूर बना हुआ है, वो सर्व करता है पेरेंट पोर्ट को, तो उसको आउटपुट कह देते हैं। तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पोर्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट हो गया, इनलैंड पोर्ट हो गया, आउटपुट हो गया। अब ऑयल पोर्ट देखते हैं, जहाँ पे ऑयल्स से रिलेटेड होता है काम, उसको कहते हैं मारुक्योबो इन वेनेजुला है एक, तो मरुकयाबो इन वेनेजुला, और त्रिपोली इन लेबनान। तो त्रिपोली इन लेबनान तो याद हो जाएगा, और मारुकयाबो भी बार बार पढ़ोगे तो मारुकयाबो आगे मारू और कायाबो, त्रिपोली लेबनान में। फिर पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो एक अलग से पोर्ट बनाया जाता है जहाँ पे आप रुकते हो, स्टेशन टाइप का होता है ये, जैसे बस स्टेशन बना, तो वो होता है पोर्ट ऑफ कॉल। पैकेट स्टेशन, फेरी पोर्ट फॉर पीपल। तो जो पैकेट स्टेशन होता है वो फेरी पोर्ट होता है पीपल लोगों के लिए। फिर इंटरपोर्ट पोर्ट क्या होता है? कलेक्शन सेंटर वेयर गुड्स आर ब्रॉड from different countries for export. Singapore is the interport in India। तो इंटरपोर्ट क्या होता है? एक कलेक्शन सेंटर टाइप का होता है जहाँ पे गुड्स जो बहुत सारी जगह से लाते हैं और उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो इंडिया के लिए वो सिंगापुर एक्ट करता है, वो फिर सारा सिंगापुर में आता है और सिंगापुर से फिर इंडिया में आता है। नावल पोर्ट क्या होता है? नेवल पोर्ट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जैसे कोची एंड कारवार पोर्ट होता है उसी को नावल पोर्ट कह देते हैं। और अभी अभी इनलैंड पोर्ट ऐसे भी बन रहा है, जैसे बिहार में अभी रिसेंटली पास हुआ। वहाँ पे क्या होता है कि कि ना पूरा जो है वो ज़मीन, मतलब जो लैंड है वहीं पे जो भी काम है होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद पोर्ट में जाएगा, वहाँ से रियल पोर्ट में, और वहाँ पे डायरेक्ट चल देगा। वहाँ पे वापस उसका वर्किंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब पेपर वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो वो एक 10th टाइप है, उसको ऐड कर लेना। तो ये इतना है, एक बार वापस पूरा टाइप पढ़ लेते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पोर्ट, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, तीसरा है इनलैंड पोर्ट, चौथा आउटपोर्ट, पांचवा ऑयल पोर्ट, छठवां पोर्ट ऑफ कॉल, सातवां पैकेट स्टेशन जो फेरी पोर्ट होता है वो पैकेट स्टेशन, फिर एंटरपोर्ट जो सिंगापुर वाला है, फिर नवल पोर्ट जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस होता है। आउटपोर्ट पता है, ऑयल पोर्ट पता है। ऑयल पोर्ट में एक त्रिपोली लेबनान में था और मार्कयाबो इन वेनेजुला। फिर इनलैंड पता है, आउटपोर्ट पता है, कॉम्प्रिहेंसिव पता है, ठीक है। अब सब अर्बनाइजेशन क्या होता है? न्यू ट्रेंड मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरिया आउटसाइड सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो ये नया ट्रेंड है जहाँ पे लोग बाहर सिटी से बाहर रहना शुरू कर रहे हैं, सो दैट क्लीनर एरिया में रह पाए, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में नहीं ना रहना चाहते।
टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट क्या है? कॉम्पैक्ट, और मतलब इसका और भी रीज़न है। जैसे उनका क्या होता है ना, जैसे जो सिटी पे रह रहे थे पहले से, उन लोग क्या करते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं जो बाहर से आते हैं, और उसको जब उन लोग बाहर पे जाते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कम पैसे पे रहते हैं, ठीक है, और जो इससे भी पैसे कमा रहे हैं और अपना भी बाहर चल दिया है, तो ये भी एक रीज़न है वो सब अर्बनाइजेशन होने का। अब टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, large number of house close each other, develop along river valley, share common occupation। तो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड, जो न्यूक्लियर टाइप का होता है ना, एक न्यूक्लियर बन गया उसके बगल पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं कॉम्पैक्टेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट में ये पहला था कॉम्पैक्टेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। फिर डिसअपियर सेटलमेंट, हाउस स्पेस फार प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट बाइंड सेटलमेंट टुगेदर। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है? डिस्पर्स सेटलमेंट, हाउस स्पेस्ड फार प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट, तो ऐसा प्लेस जहाँ, ऐसा जगह जहाँ पे जो घर होता है वो काफ़ी मतलब फार होता है, दूर होता है वर्शिप वाले एरिया से और मार्केट से, और मार्केट बाइंड सेटलमेंट टुगेदर, ठीक है। फिर रूरल डिस्पर्स सेटलमेंट का देखो, एक बार नाम पूरा पढ़ लेते हैं। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, फिर डिस्पर्स सेटलमेंट, फिर रूरल सेटलमेंट, फिर वाटर सप्लाई। अच्छा, ये तो फिर दूसरा आ गया। तो ये 3 टाइप का था। रूरल सेटलमेंट देख लेते हैं। डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द सेटलमेंट आर। तो रूरल सेटलमेंट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है ज़्यादा, उसको रूरल सेटलमेंट कहते हैं। तो कॉम्पैक्टेड और न्यूक्लिएटेड हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया, डिस्पर्स्ड यानी दूर दूर वाला, और रूरल यानी भी समझ गए। अब क्या क्या कारण है जिससे सेटलमेंट अफेक्ट होता है? वाटर सप्लाई, अगर वेट पॉइंट डिटरमेंट वेट, अच्छा सॉरी, वाटर सप्लाई, वेट पॉइंट सेटलमेंट। दूसरा लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, सस्ता महंगा। तीसरा अपलैंड ड्राई पॉइंट है, क्या क्या है, कैसा है। बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा डिफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा प्लान सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्लानिंग अच्छी है हुई हो तो वहाँ पे रहने का वो करते हैं। फ्यूचर कैसा है, एजुकेशन का वो कहाँ पे कैसा रहेगा, वो सब पे डिपेंड करता है। Hill Area Development Program initiated at 5-year plan program. National Committee on Development of Lockwood Area in 1981 recommended that all hill area in country having height 600 meter and not covered under tribal sub plan be treated as the backward hill area। तो 5-year प्लान में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉकवर्ड एरिया, जो 1981 में था, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉकवर्ड एरिया, उन्होंने रिकमेंड किया दैट कि सारे के सारे हिल एरिया जो हैं कंट्री में जिसका हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है और वो कवर नहीं है ट्राइबल सब प्लान्स में, वो सबको बैकवर्ड हिल एरिया जैसे ट्रीट करेंगे अपन। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया क्या होता है? प्रोग्राम जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 4th 5-year प्लान में हुआ था, और ये जो था 5th 5-year प्लान में हुआ था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तो अब ड्रॉट एरिया प्रोग्राम देखते हैं जो 4th 5-year प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देना, एम्फेसाइज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, इनका एम्फेसाइज था कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क। लेटर एम्फेसाइज ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट किया गया। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर अफॉरेस्टेशन, और अफॉरेस्टेशन करने की भी बात की गई। तो एम्फेसिस इसमें क्या हुआ? 4th 5-year प्लान में इन्होंने बोला ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मतलब अब जो सूखा जगह है वहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे। उसमें क्या बोला? ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, लेटर एम्फेसाइज ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अफॉरेस्टेशन। नेशनल वाटरवे वन जो है इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच 16,620 किलोमीटर का है। नेशनल वाटरवे सदिया दुबरी है
सदिया धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद वाला है, हल्दिया स्ट्रेच तक, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच। फिर सदिया धुबरी 2 नेशनल वाटरवे तीसरा जो है कोट्टपुरम कोल्लम में है, कोट्टपुरम कोल्लम। फिर इनलैंड वाटरवेज आइडेंटिफाइज 10 इनलैंड वाटरवे विच कैन अपग्रेडेड। तो जो इनलैंड वाटरवेज आइडेंटिफाई किया गया है वो 10 इनलैंड वाटरवे है विच कैन बी अपग्रेडेड। द बैक वाटर ऑफ द केरला है सिग्निफिकेंट रोल इन इनलैंड वाटर वे ऑल्सो। लार्ज नंबर ऑफ टॉर्टाइज इन केरला, द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो ये सब शो करता है कि हमारे यहाँ नेशनल इनलैंड वाटरवे मतलब इनलैंड वाटरवे में हो सकता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंजेस के। तो ये फूड चेंजेस एक काफ़ी फूड सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अबाउट रिपोर्ट अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एट रिस्क फ्रॉम क्रॉप फेलियर एंड हंगर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज आर इन सब सहारन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका विच हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन फूड सिक्योरिटी। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रिस्क पे है क्रॉप फेलियर के कारण और हंगर के कारण फ्रॉम क्लाइमेट चेंज के, मतलब क्रॉप फेलियर और हंगर जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और इन सब सहारन जो, और वो 80% कहाँ पे है, सब सहारन एरिया पे साउथ अमेरिका में, विच हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब किस कारण पे ऐसा हो रहा है? हीट वेव एग्जांपल सॉल्ट ग्रेन्ड व्हीट प्रोडक्शन इन 2022। तो जो ग्रेन था वो सॉल्ट ग्रेन व्हीट प्रोडक्शन हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर लोकस्ट अटैक पेस्ट अटैक इंक्रीज एग्जांपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया 2018 से 21 में बढ़ा है। तो और क्या रीजंस है? राइजिंग सी सरफेस, माइग्रेशन ऑफ फिश, कोल्डर वाटर। जो जो फिश हैं वो भी माइग्रेट कर रही है क्योंकि वाटर कोल्ड को ज़्यादा कोल्डर वाटर में मूव कर रही है। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है? सप्लाई चेन डिसरप्शन, हार्स्ट क्लाइमेट के कारण इन्फ्लेशन आ रहा। फिर हेल्थ हैज़ार्ड भी एक कारण है। फिर इफ़ेक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी एक और कारण है। ठीक है, ये सब के कारण क्या हो रहा? फूड सिक्योरिटी को दिक्कत आ रहा है। क्लाइमेट चेंज, ये सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। हीट वेव्स, लॉकस अटैक, राइजिंग सी सरफेस हो रहा, इन्फ्लेशन हो रहा। हेल्थ हज़ार्ड के कारण और इफेक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी। अब रीजंस क्या है फॉर क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज? ये पूछ रहा है रीजंस फॉर क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे एग्जांपल साइक्लोन इंटेंसिफाइंग कॉसिंग सलीन इंट्रूजन। ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण क्राइसिस बढ़ रहा है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटिंग एंड ग्राउंड वाटर, ओवर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन लास्ट 50 ईयर 17% अमेजोन लॉस्ट हो गया है। पॉल्यूशन एग्जांपल दिल्ली जनरेटेड 76% लीड इन यमुना। तो पॉल्यूशन एक, जैसे दिल्ली में यमुना 76% पॉल्यूशन हो जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, और मानसून भी इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो भी एक रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर नहीं है हमारे यहाँ। रीज़न फॉर क्राइसिस इन एक्सेस टू फ्रेश वाटर, रीज़न क्या है फॉर क्राइसिस इन एक्सेस टू फ्रेश वाटर? अगर एक्सेस है भी तो उसका रीज़न क्या है क्राइसिस का? जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पे मतलब पानी ज़्यादा है वहाँ पे भी क्या क्यों है क्राइसिस? क्योंकि जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मिडिल ईस्ट विथ इट्स एरिड क्लाइमेट 1% फ्रेश वाटर 5% पॉपुलेशन। तो मिडिल ईस्ट में एरिड क्लाइमेट है और 1% फ्रेश वाटर रहता है, जबकि 5% पॉपुलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है पूरे दुनिया की। फिर डिमिनिशिंग नेचुरल रिजर्वायर अरल सी इन सेंट्रल इंडिया। तो नेचुरल रिजर्वायर भी डिमिनिश कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसका भी वो भी एक रीज़न है। फोर्स माइग्रेशन एंड
refugee crisis. Indian housing 16% world population passes only 4% of the world fresh water. इंडिया की हाउसिंग 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रखती है, लेकिन हम लोग के पास सिर्फ 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर है। तो ये भी दिक्कत हो रहा है। और उसके कारण जब रेफ्यूज़ी आ रहे हैं और ज़्यादा, तो वो भी एक हम लोग उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे। हाउ आर एब्जॉर्ब फॉर्म्स, ये 2023 का क्वेश्चन था। वाई डू दे constitute some of the most picturesque area of the world. Absorts is a long, narrow valley with steep side filled with seawater formed when glacier retreats. तो एब्जॉर्ड इज़ अ लॉन्ग नैरो वैली, एक वैली टाइप का होता है बहुत लंबा सा, मतलब वैली यानी ये जो बन रहा है ये वाला एरिया, ये वैली हो रहा। लॉन्ग स्टीप वैली साइडेड फील्ड विथ सी वाटर, और वो जो सी वाटर से भरा हुआ होता है। फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर रिट्रीट्स, फॉर्म होता है जब ग्लेशियर रिट्रीट्स कर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है, जब पूरा ऐसे बना हुआ होता है, तो यहाँ पे जो एरिया बना है और ये जो कनेक्ट होगा ओशन से, तो इसको एब्जॉर्ड्स कह देते हैं। जो पानी से कनेक्ट होता है उस जगह को एब्जॉर्ड कह देते हैं। फिर फॉर्मेशन, ग्लेशियर इरोशन, रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियर इरोशन ड्यूरिंग लास्ट आइस एज। तो ये क्या होता है, ग्लेशियर इरोजन के कारण बनता है। एज ग्लेशियर एडवांस लैंड सबसाइड अंडर प्रेशर, जैसे ग्लेशियर एडवांस करता है तो उसके प्रेशर के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। फिर सी लेवल अगर राइज होता है तो भी इसका फॉर्मेशन होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ लैंड। पिक्चर्स क्यू नेचर देखते हैं। स्टनिंग सीनरी, जैसे एग्जांपल यूनेस्को लिस्टेड गिरांज फोर्ड ऑफ नॉर्वे जो है वो एक बहुत पिक्चर्स क्यू नेचर है। गिरांज फोर्ड्स, GEIRANG रेंज फोर्ड्स, जी रेंज फोर्ड्स बोल सकते हैं। GEI रेंज की स्पेलिंग रेंज, और फोर्ड्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता है, इसलिए काफ़ी अच्छा दिखता है। बायोडाइवर्सिटी एग्जांपल चिलियन एब्जॉर्ड कंटेन डाइवर्स ऑफ पीसफुल साउंड रहता है। और जो बायोडाइवर्सिटी, जैसे एग्जांपल चिलियन एब्जॉर्ड्स कंटेन डाइवर्स कोरल्स। फिर वाई साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्विया ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। हाउ हैज़ द differential seasonal wind system influence the culture ethos of the region. Different name जैसे वर्षा ऋतु इन हिंदी, एद्वापट्टी इन मलयालम, और वैसे ही इसको पूर्वायम ईस्टर्ली पूर्वैया कहते हैं। कहाँ पे, भोजपुरी रीजन पे। अब इसका विंड सिस्टम कल्चरल एथोस इन्फ्लुएंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है। फेस्टिवल एंड फेयर्स, तीज और छठ पूजा आता है उसी टाइम जब पूर्वायास आते हैं तब। फिर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आता है, मतलब ये मानसून आ रहा तो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी शो करता है। और फिर पूर्वायास इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मेंशन इन स्टोरी लॉन्ग एंड प्रोवर्ब। एग्जाम्पल पूर्वया चले तो खेत खिले। तो पूर्विया को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ड मेंशन इन स्टोरी लॉन्ग एंड प्रोवर्ब। एग्जांपल पूर्विया चले तो खेत खिले। फिर कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस ऑफ दिस एरियाज। तो कमेंट करने बोल रहा कि रिसोर्स के पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पास कोस्ट लाइन काफ़ी लंबा है उसका, मतलब कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरियाज। इंडियन कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर का लंबा है। फूड रिसोर्सेज फिशरीज जो है उसमें हेल्प करता है 25% फ्रॉम मरीन फिशरीज। एनर्जी रिसोर्सेज मुंबई हाई खंभात कोस्ट लार्जेस्ट है। टाइडल एनर्जी कोस्ट इन इंडिया के लिए खंभात कोस्ट हाईएस्ट है मुंबई हाई में। फिर ट्रेड के लिए हेल्प करता है, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे है। डबल कोस्टल शिपिंग एंड
पोर्ट कैपेसिटी बाय 2025, ये हमारा प्लान है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये टारगेट है कि हम डबल कोस्टल शिपिंग करेंगे और पोर्ट कैपेसिटी को 2025 तक डबल कर देंगे। टूरिज़्म, नेचुरल हैज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस, जो टूरिज़्म है, नेचुरल हैज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस, टूरिज़्म है, मतलब ये टूरिज़्म है, टूरिज़्म से भी हम काफ़ी अर्न कर सकते हैं। फिर नेचुरल हैज़ार्ड प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या है, स्विचिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कर सकते हैं, साइक्लोन से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, मैंग्रोव रिस्टोरेशन कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। अब आइडेंटिफाई एंड डिस्कस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, असेस सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। तो फ्रॉम इसके बाद 2023 में और क्वेश्चन पूछा था, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 1960 टू नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड प्रोवाइड रीज़न। तो हम हमारी स्टोरी पूछ रहा है वो बेसिकली, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ऐसा हुआ। 22.6 मिलियन हेक्टर 1950 में था, तो 115 मिलियन हेक्टर अभी हो गया है करेंटली। फिर मैकेनाइज्ड फार्मिंग हुआ, तो उसके कारण भी हमारा बढ़ा। क्राउड डाइवर्सिफिकेशन किया, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट किया, जैसे नाबार्ड लो कॉस्ट क्रेडिट देने की कोशिश की, फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट बढ़ाया, और फिर ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे दैट इज़ एनडीडीबी के द्वारा इन 1960, सस्टेनिंग डेयरी इंस्टीट्यूट्स। तो फिर उसके बाद क्या किया, तो ये सब क्या हुआ, इससे हमारा फूड इंडस्ट्री डेवलप किया। फिर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किया, बीटी कॉटन जैसे। अब क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। अर्थक्वेक के ऊपर लकीला अर्थक्वेक इटली में 2009 में आया था, तो 2011 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। फिर 14 ये इसी के अर्थक्वेक के ऊपर और थोड़ा न्यूज़ जो था वो देख लेते हैं। 1400 अर्थक्वेक आया आइलैंड कैपिटल रेकाजाविक 2023 में, रेकाजाविक में। और फिर इंडियन भुज अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड का था, जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड था। फिर 2024 अर्थक्वेक ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड। रिंग ऑफ फायर में 90% ऑफ अर्थक्वेक आते हैं, 70% वोल्केनो है। इट ट्रेसेस नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट लाइक यूरेशियन, जुआन दी फूका, कोकोस, नजाक, कैरिबियन, एंटार्क्टिका, इंडिया कॉन्स्टेंट स्लाइडिंग पास्ट कोलाइडिंग अबाउ बिलो प्लेट। तो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट चलते रहते हैं, लाइक यूरेशियन, जुआन दी फूको, कोकस और नज़ाक। कैरेबियन भी चलता है, एंटार्क्टिक में भी के कारण भी जो प्लेट टेक्टोनिक हुआ था वो सब भी रीज़न है। फिर इंडिया कांस्टेंट स्लाइडिंग, इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली स्लाइड कर रहा है पोस्ट कोलाइडिंग। और फिर पास्ट में कोलाइड भी किया है, पास्ट में अबाउ बिलो प्लेट, और ऊपर नीचे प्लेट भी उसमें। फिर क्या करता है, सबडक्शन कॉज वॉल्केनो लीड अर्थक्वेक फ्यू टाइम। तो सबडक्शन के कारण क्या होता है, वॉल्केनो वो निकलता है और उससे अर्थक्वेक भी फॉर्म होता है कई बार। अब वॉल्केनिक इरप्शन के ऊपर भी जैसे अपन देख सकते हैं कि रायका जानस जो है, अपन ऊपर पे देखे थे रायका जाविक, वही है रायका जाविक। 2023 आइलैंड में जो है रायका जाविक, वहीं पे ही वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था 2021 में, ग्लोबल ऑकरेंस वॉल्केनो 2021 एंड इट्स इम्पैक्ट रीजन इन्वायरमेंट। तो वैसे ही कभी भी पूछ सकता है कि ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक बता दो, ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ कुछ भी बता दो, बोल देगा। साइक्लोन पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है, और हर बार ही पूछता है साइक्लोन पूछता ही है तो पता होना चाहिए। फिर लोटो जापान 2023, रूबी यूएस 2023। फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लाइमेट जैसे अफेक्ट करता है एल्बिडो को, एयर क्वालिटी रिलीज एज एरासोल्स ख़राब होता है, इकोसिस्टम्स फिजिकल डैमेज करता है, ह्यूमन हेल्थ को कॉज करता है अर्थक्वेक। तो फिर अदर कॉजेज क्या है, क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म, नया लैंडफॉर्म बनाता है, न्यू मिनरल डिपॉजिट जो रहता है वो भी निकालता है। फिर एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस archipelago group of island 2004, explain the formation of thousands of island Indonesia and Philippines पूछ रहा। it is a ring of fire plate tectonic and volcano normal। तो it is a ring of fire plate tectonic and volcano normal है, influenced by plate tectonic erosion of the river sea level change
किससे इन्फ्लुएंस होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है, और इरोजन ऑफ रिवर के कारण भी यहाँ पे बनते हैं ये सारे लैंड। सी क्योंकि इरोजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन भी तो करेगा, तो वो इस कारण भी बनता है। ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है तो उस कारण भी जो प्लेट्स हैं वो ऊपर आने लगते हैं। डिफाइन मेंटल प्लूम्स एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक। 2018 में पूछा था, ये अपन ऊपर कवर कर चुके हैं फिर भी। एबनॉर्मल राइजिंग ऑफ हॉट रॉक फ्रॉम द अर्थ मेंटल एंड दिस हॉट रॉक राइजिंग ड्यू टू हीट एक्सचेंज बिटवीन कोर एंड मेंटल। तो जो रॉक हॉट रॉक का राइज अप होता है अर्थ के मेंटल से, एंड देयर हॉट रॉक राइजिंग ड्यू टू हीट एक्सचेंज बिटवीन द कोर एंड मेंटल, हॉट मोल्टन रिच टू बेस ऑफ लिथोस्फीयर एंड इट विल लेटरली स्प्रेड। फिर वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। रोल क्या है इसका मेंटल प्लूम्स का, कैरी प्रीमोडियल मेंटल मटेरियल टूवर्ड क्रस्ट एंड इट रिजल्ट इन टू ब्रेकिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड एक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स इन प्लेट टेक्टोनिक। तो मेंटल प्लूम के ही कारण जो है वो प्लेट टेक्टोनिक होता है और ये ड्राइविंग फोर्स के जैसे एक्ट करता है। फिर इंट्राप्लेट वॉल्केनिक बिकॉज दिस प्लूम रिमेन एंकर्ड विथ कोर मेंटल, क्योंकि ये कोर के मेंटल से ही आया है, तो ये इंट्राप्लेट वॉल्केनिक बिकॉज दिस प्लूम रिमेन एंकर्ड विथ अ कोर मेंटल, इट मीन्स इट विल फिक्स्ड। तो इंट्राप्लेट वॉल्केनो होता है क्योंकि कोर से आया है तो वो फिक्स रहता है उधर से ही, तो इंट्राप्लेट वॉल्केनो। फिर एंड व्हेन लिथोस्फीयर मूव ओवर इट रिजल्ट चेन ऑफ वॉल्केनो। और जब लिथोस्फीयर मूव करता है, मतलब लैंड ऊपर मूव करता है, तो वो रिजल्ट करता है कि बहुत सारा वॉल्केनो बनाता है। तो ये भी एक कारण है मेंटल प्लूम का। अब ब्रीफली मेंशन अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विथ एग्जांपल। 2021 में भी पूछा, 2014 में पूछा कि भाई अब बता दो माउंटेन रेंज के जो है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो कैसे, या फिर पूछ लेता है कि फोर्ड माउंटेन के बारे में बता दो और उसके इम्पैक्ट बता दो, या फिर पूछ लेगा फॉल्ट माउंटेन के बारे में बताओ, ऐसे पूछ सकता है। कुछ भी कल के दिन डेजर्ट के ऊपर भी पूछ सकता है। हिमालय प्रोटेक्ट, जैसे इंडिया में हिमालय है तो वो हार्श विंटर से प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस मानसून विंड को इन्फ्लुएंस करता है। फिर एंडीज जो है इन साउथ अमेरिका में है, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ईस्ट, एक्ट एज द रेन शैडो जोन फॉर एटाकामा डेजर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। फिर रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में है, कैप्चर मॉइस्चराइज्ड विंड फ्रॉम पैसिफिक एंड कॉस्ट लार्ज अमाउंट रेनफॉल इन द विंडवर्ड साइड। तो ये विंडवर्ड साइड में करा रहा और रेन शैडो जोन बनवा रहा है एंडीज। फिर एल्प जो होता है वो यूरोप में है, प्रिवेंट मूवमेंट कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ, तो वो प्रिवेंट करता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ये चार अपने को भी पता है। ब्रिंग आउट द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हीट आइलैंड इन अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या क्या कारण है जिससे हीट आइलैंड इन अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। 2013 में क्वेश्चन पूछा था। तो अर्बन हीट इंसोलेशन जो है इज़ हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरिया देन रूरल प्लेस बिकॉज कॉज हाई इलेक्ट्रिसिटी लीड मोर पॉल्यूशन रिड्यूस एल्बिडो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है तो ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे क्या होता है एल्बिडो कम हो जाता है, तो वो बाहर नहीं जा पाता वापस। लेक ऑफ ट्री की कमी होती है, बिल्डिंग एग्रीकल्चर स्टॉप विंड ब्लो, तो मतलब बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो स्टॉप करता है विंड के ब्लो को। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो उससे विंड पास नहीं हो पाता, तो वो जा नहीं पाता उसको गर्म हवा को। एज पर रिपोर्ट IPCC विच ऑकर्स इन एवरी 10 ईयर्स नाउ हैपन 2.8 टाइम मोर फ्रिक्वेंट। अब 2.8% 2.8 टाइम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है ये चीज़ें। NDMA की गाइडलाइन कह देता है कि पानी पियो और बाथ लो तो हर थोड़ी देर में। फिर नाथुला पास इन इट्स लोकेशन 2006 में पूछा था। ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर बिटवीन इंडिया चाइना इन दोंकिया रेंज सेपरेट सिक्किम एंड चुम्बी वैली। तो दोंकिया रेंज पे अपना नाथुला पास है वहाँ पर ही, और ये अदर टू आर हिमाचल में सिपकिला और उत्तराखंड में लिपू लेक। तो ये नाथुला पास ये है एक कि पहला जो है ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर बिटवीन द चाइना इन डोंगक्यांग रेंज सेपरेट सिक्किम एंड चुम्बी वैली को सेपरेट करता है, और ये और अदर दो जो है हिमाचल में सिपकिला है और उत्तराखंड में लिपू लेक है, ये भी बॉर्डर पे पास है एक सिपकिला पास। और जो सिपकिला पास है वो हिमाचल में है और उत्तराखंड में है लिपू लेक। अब इसको 2016 में वापस खोल दिया गया था, 1962 में वॉर के टाइम बंद कर दिया था, 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ लेकिन इसको बंद नहीं किया गया। हाईएस्ट मोर्टेबल लैंड इन द वर्ल्ड है ये। और हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक
आइस एंड ग्लेशियर अफेक्ट वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन अर्थ एक्सप्लेन। 2021 में पूछा, 2001 में पूछा कि मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस कैसे ग्लेशियर अफेक्ट वेदर, मतलब ग्लेशियर्स के ऊपर पूछते रहता है। एंड मतलब मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर अफेक्ट वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन अर्थ एक्सप्लेन बोल रहा। ग्लेशियर आर बल्क ऑफ आइस मूविंग अंडर इट्स वेट। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिक मेल्टिंग क्या हो रहा है, वीकेंड पोलार जेट स्ट्रीम हो रहा है उससे। रिलीज मिथ, क्योंकि अब ठंडा हवा मतलब इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक मेल्टिंग वीकेंड पोलार जेट स्ट्रीम को वीकेंड कर रहा है। आर्टिक मेल्टिंग होने से रिलीज मीथेन पो, और वो जेट मतलब जो मेल्ट हो रहा है उसके कारण रिलीज़ हो रहा मीथेन पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हायर इमरजेंस ऑफ एल नीनो हो रहा, उसी के कारण ओपनिंग ऑफ नॉर्थ सी भी हो रहा, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा, पोलार बियर वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। टेम्परेचर एक्सट्रीम एग्जांपल साइबेरियन टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस इन 2020। रिसोर्स एक्सेस, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी हो रहा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ एंटार्क्टिका मेल्टिंग, सी लेवल राइज थ्वाइट्स ग्लेशियर को इम्पेक्ट कर रहा है। और फिर अलोंग कैन रेज, मतलब जो थ्वाइट ग्लेशियर है एलोन क्या कर सकता है, सी लेवल को रेज कर सकता है 3 मीटर। एल्बिडो इफेक्ट को भी रिड्यूस हो रहा है इसके कारण। फिर प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्री, जस्टिफाई विथ एन एग्जांपल 2020 में पूछा, और डेजर्टिफिकेशन के ऊपर इन्वायरमेंट में भी पूछता है और इसमें भी पूछता है। क्लोजली टू 29% ऑफ इंडिया गोइंग अंडर डेजर्टिफिकेशन, वार्मिंग लैंड, चेंजिंग रेन पैटर्न, लूज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। वार्मिंग लैंड के कारण जो रेन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और उसके कारण नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हमारा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा जो है वहाँ पे वाटर इरोजन हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और फार्मिंग प्रैक्टिस, जैसे कि साहिल रीजन पे जो गलत टाइप का प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके कारण भी मतलब सारे लोग एक ही जगह जाके भिड़ जाते हैं एक ही उस पर, और वहीं पे ही सारे लोग करना चाहते हैं फार्मिंग, तो वो एक अफेक्ट करता है। फिर मेजर्स क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर, नहीं सॉरी मेजर्स क्या क्या है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ़ नो हिमालय व्हाट वुड हैव बीन द विंटर क्लाइमेट इन नॉर्थ इंडिया, एक्सपीरियंस कोल्ड वे फ्रॉम साइबेरिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स डिवाइड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो ये सब होता है कि कोल्ड बहुत ज़्यादा आता है, एलुवियल सॉइल नहीं बन पाता, द पैटर्न ऑफ द मानसून डिफरेंट होता, द मानसून विंड फ्लीड टूवर्ड्स साउथ हो जाता जो था वो अलग हो जाता। फिर साउथ स्टेट लेस इफेक्टेड, साउथ के स्टेट थोड़े कम इफेक्टेड होते फिर भी, क्योंकि और इसका अदर इफेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ रिवर जो है वो अलग होता, डिफेंस पे प्रॉब्लम आता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो था इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता। फिर फॉरेस्ट वेल्थ जो था वो भी अपना ख़त्म हो जाता, टूरिज़्म जो है वो भी कम हो जाता, मिनरल्स जो है वो भी इतना नहीं मिल पाता जो अभी मिल सकता है, चांसेस है, ढूंढ सकते हैं अपन अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी इन फ्यूचर। हिमालयन तिब्बतन रोल इन मानसून क्या है, हिमालय का और तिब्बत का रोल क्या है मानसून में। बैरियर इफेक्ट, ऑरोग्राफिक इफेक्ट, मॉइस्चर चैनलिंग, स्टॉप ड्राई एयर फ्रॉम नॉर्थ एंड अचीव मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग, हीट सोर्स। तो बैरियर इफेक्ट जैसे हेल्प करता है, ऑरोग्राफिक इफेक्ट भी देता है, मॉइस्चर चैनलाइज करता है, स्टॉप ड्राई एयर फ्रॉम नॉर्थ एंड अचीव मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग, स्टॉप करता है ड्राई एयर को, नॉर्थ से एयर अचीव करता है मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग। और फिर हीट सोर्स जो है तिब्बतन हाईलैंड रिफर्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो ही तिब्बतन हाईलैंड है वो उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। रिसीव इंटेंस सोलार रेडिएशन बीइंग नियर इक्वेटर जेट स्ट्रीम, तो वहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है तो वो हेल्प करवाता है, तो वो भी एक इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर शॉर्ट नोट ऑन टेराई रीजन देने बोल रहा है, 2003 में पूछा, 2008 में पूछा। भाबर रीजन फॉर्म्ड व्हेन हिमालयन रिवर फ्लो डाउन माउंटेन एंड in turn deposit gravels and pebbles in the foothills stretch over 18 to 16 km with parallel to Shivalik. The Terai region formed when lost stream from Bhabar region appear in the lower area. This
तो ये तो पढ़ रखे हैं। Foothill stretch 8 to 16 kilometer with parallel to Shivalik. The Terai region formed when lost stream from Bhabhar region appear in the lower area. जो भाभर रीजन था उसमें जब वापस रीअपियर करता है, उसमें जब होता है तो वो वापस रीअपियर करवाता है तराई रीजन को। फिर दिस रीजन स्वैम्पी एंड मार्शी इन नेचर। और जो दुधवा है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ तराई रीजन, गुड फॉर एग्रीकल्चर, सेंटर पॉपुलेशन माइग्रेशन के लिए भी अच्छा है। फिर वाई अरावली कॉल डिवाइड बिटवीन मेवाड़ एंड मालवार, ऐसा क्यों कहा गया है? मेवाड़ एंड मालवार और फिजिकल एंड कल्चरल रीजन ऑफ राजस्थान है। इन ईस्ट मेवाड़ एंड मालवार ऑफ द वेस्ट, ईस्ट में जो है मेवाड़ है और जो वेस्ट पे है वो मालवार है। तो हाई जो हाईली एरिड फेवरेबल फॉर कैमल गोट, मेवाड़ एलुवियल प्लान। और जो मेवाड़ है वो जो एलुवियल प्लेन है, और जो मारवाड़ जो वेस्ट पे है वो हाईली एरिड है फेवरेबल फॉर कैमल गोट, ये सब के लिए। तो वेस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा डेजर्टेड एरिया है, और जो मेवाड़ वाला जो ईस्ट पे है वो एलुवियल प्लेन्स वगैरह है वहाँ पे। फिर बॉम्बे हाई इट्स ऑफशोर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन अरेबियन सी 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई, 2004 में क्वेश्चन पूछा। बॉम्बे हाई जो है इट्स ऑफशोर ऑयल फील्ड है, लोकेटेड है अरेबियन सी में 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई। फिर ये क्या करते हैं, सबरकंठ एंड बनासकंठ इन गुजरात, ट्राइब लाइक भील स्टे हियर। तो सबरकंठा और बनासकंठा जो हैं वो यहाँ पे रहते भी हैं, भील स्टे यहाँ पे स्टे करते हैं, 2004 में ये भी क्वेश्चन। अच्छा, ये ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और एक तो 2004 में बॉम्बे हाई के ऊपर भी पूछा था। दो सबरकंठा एंड बनासकंठा हैं गुजरात में, ये ट्राइब्स हैं। जैसे भील स्टे करते हैं वैसे ये भी गुजरात में स्टे करते हैं, सबरकंठा एंड बनासकंठा। फिर हाउ रिवर ऑफ द वेस्ट कोस्ट नॉट फॉर्म डेल्टा। तो द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट स्टीप रिवर रैपिडली फ्लो डोंट हैव टू ट्रेवल मच distance to drain into sea because this carry less sediment. So distance between Western Ghat and Arabian Sea so that the river do not have enough time to deposit sediment and form delta. शॉर्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि डेल्टा बना सके। रॉकी टेरेन मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर सेडिमेंट टू फॉर्म डेल्टा। तो रॉकी टेरेन होता है तो उसके कारण भी डिफ़िकल्ट होता है सेडिमेंट को फॉर्म करना, मतलब सेडिमेंट को डेल्टा बनाने में दिक्कत जाता है। वेव एक्शन इरोड सेडिमेंट एट माउथ। तो जो वेव का एक्शन होता है वो भी, जो इरोजन थोड़ा बहुत आता है उसको भी हटा देता है माउथ के पास से। टेक्टोनिक एरिया प्रिवेंट सेडिमेंट फ्रॉम बीइंग डिपॉजिटेड। टेक्टोनिक एरिया है वो भी प्रिवेंट करता है सेडिमेंट को डिपॉजिट होने से। अब इंदिरा पॉइंट साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, निकोबार आइलैंड में जो है, सिचुएटेड इन द कैम्बरबल वे, इज सबमर्ज ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। 2007 में ये पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में। तो अब वैसे तो खैर इतना तो पता ही होगा, बेसिक है। थैलेसरी केरला न्यू नेम तेलीचेरी पेरिस ऑफ मालाबार सर्कस ओरिजिन हुआ था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर था ये। जो थैलेसरी केरला का था वो न्यू नेम था तेलीचेरी का, और इसको पेरिस ऑफ मालाबार भी कहा जाता है। थैलेसरी जो केरला का था, जो थैलेसरी था, थैलेसरी पहले नाम था, फिर केरला बाद में नया नाम पड़ा तेलीचेरी का, तो वही बता रहा है। और इसको पेरिस ऑफ मालाबार कहा जाता है केरला को। फिर परिचू लेक जो है लार्जेस्ट लेक इन तिब्बत है, फॉर्म बाय लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के कारण परिचू लेक बना। तो मतलब जो प्रॉब्लम, मतलब जो ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, लैंडस्लाइड या फिर रेन, उससे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं हमेशा ख़राब हो रहा। तो एक लेक का फॉर्मेशन हुआ परिचू लेक, लार्जेस्ट लेक इन तिब्बत फॉर्म बाय लैंडस्लाइड। परिचू रिवर एंटर फ्रॉम ईस्ट नियर करुकी इन स्पीति। ठीक। वाई सम लैंडस्लाइड इन हिमालय। तो कुछ लैंडस्लाइड के होते हैं हिमालय में। जियोलॉजी मोर फ्रिक्वेंट यूथ माउंटेन है, इसलिए क्लाइमेट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल करता है, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डेफॉरेस्टेशन है, कंस्ट्रक्शन, रोड है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, सॉइल इरोजन है, चेंज इन रिवर फ्लो ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन के कारण। 2018 में केदारनाथ एक एग्जांपल है। मेजर्स क्या क्या लिया जा सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। 2016 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। रिकमेंडेशन ऑफ माधवन गाडगिल कस्तूरीरंगन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। माधवन गाडगिल और कस्तूरीरंगन की रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग
कर सकते हैं, प्रमोट लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड जोनिंग बाय लैंडस्लाइडिंग की जोनिंग करवा सकते हैं बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग को। वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड रीजन्स, जियोलॉजी वीक रॉक फॉर्मेशन, ह्यूमन एक्टिविटी इंटेंसिव माइनिंग डिफॉरेस्टेशन। वेस्टर्न घाट के जो लैंडस्लाइड है रीजन जियोलॉजी वीक रॉक फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि वहाँ का रॉक थोड़ा वीक है इसलिए वेस्टर्न घाट में भी लैंडस्लाइड आता है। ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रहा है, इंटेंस माइनिंग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये सब रीज़न है कि वेस्टर्न घाट में भी आता है। हाउ री ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। हाउ रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, डिक्लेयर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन सजेस्ट बाय कस्तूरी रंगन रिपोर्ट कर। जो कस्तूरी रंगन था उसके रिपोर्ट ने जिसने बताया था कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन है सजेस्ट किया था उसको डिक्लेयर करो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, जो मतलब उसने जोन को डिक्लेयर किया था कि ये अच्छा जगह नहीं है डेवलपमेंट के लिए। फिर इको टूरिज्म लाइक कोल्ड स्टे इंस्टेड ऑफ होटल्स, एग्जाम्पल ओडिशा मंगल जोड़ी मॉडल जो है। इको टूरिज़्म बढ़ाओ लेकिन क्या करो, लोकल स्टे जो है को प्रमोट करो, होटल्स को नहीं। तो उससे क्या होगा कि लोकल जो है उन लोग का भी फ़ायदा होगा, और ये हो भी चुका है, जैसे मंगल जोड़ी मॉडल यूज़ किया गया था। सिटीज़न पार्टिसिपेशन, सूटेबल इंडस्ट्रीज़, तो सिटीज़न का पार्टिसिपेशन लो, सूटेबल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करो, सूटेबल इंडस्ट्रीज़ को सिचुएट करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, और फिर उसके बाद SDG गोल को लगा दो यहाँ पे आखिरी में। वाई इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट 2021, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, फिजिकल फीचर, कल्चरल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी, पॉपुलेशन साइज, पॉलिटिकल डिवीज़न, ये सब के कारण जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के कारण, फिजिकल फीचर्स के कारण, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, हिस्टोरिकल जो कंटिन्यूटी चलती आ रही है, पॉपुलेशन का साइज जो है, और ये सब के कारण पॉलिटिकल डिवीज़न जो हो रखा है वो सब के कारण सब कॉन्टिनेंट बताया गया इंडिया को। वेयर as the British planters had developed tea gardens all along Siwalis and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect, they did not succeed beyond Darjeeling area. Explain. तो क्वेश्चन पूछ रहा है टी प्लांटेशन के ऊपर, 2002 में पूछा और 2014 में पूछा। एरिया इज सिचुएटेड इन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 to 7000 feet above sea level. Cool temperature and frequent mist create ideal microclimate. Soil sandy loam, clay soil and red soil for growing different variety tea. तो इसमें जो है लेबर स्किल लेबर अवेलेबल होना चाहिए और लेस एक्सपेंसिव होने चाहिए। इन 2004 इट बिकम फर्स्ट GI टैग रिसीवर, मतलब लेबर जो थे स्किल लेबर अवेलेबल थे और लेस एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए वहाँ पे हुआ, और 2004 में इसको GI टैग दिया गया। फिर दिल्ली एयर पॉल्यूशन, और बाकी जगह पे नहीं था ऐसा सिस्टम, ये जो वो भी था, मतलब जैसा सॉइल चाहिए वैसा नहीं था, और स्किल लेबर नहीं थे वहाँ के। फिर दिल्ली एयर पॉल्यूशन वर्स्ट है, ऐसा क्यों है बताओ भाई? क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया है, नो सी कोस्ट है, तो वहाँ पर से दिक्कत होता है। हाई नंबर प्राइवेट व्हीकल्स है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग होती रहती है, फायर क्रैकर्स है, ये सब कुछ थोड़े बहुत है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप एक्सप्लेन करने बोल रहा है। इंडियन मानसून का चेंज कैसे हो रहा है बिहेवियर ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप के कारण। एविडेंस ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग इंडियन मानसून, लैंड यूज चेंज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण चेंज हो रहा। एयर फॉर्मेशन इफेक्टिंग क्लाउड फॉर्मेशन, एयर का जो फॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट कर रहा है क्लाउड के फॉर्मेशन को। इंक्रीज्ड वार्मिंग ओवर ओशन एंड डिक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन लैंड एंड ओशन, ऊपर पे जो है वार्मिंग ओशन के पास उसका वो ज़्यादा वार्म हो रहा है, और डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन लैंड एंड ओशन, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है दोनों में लैंड और ओशन में वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि लैंड तो गर्म रहती है, अब ओशन भी गर्म हो रहा है। यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट ग्राउंड वाटर डोंट चार्ज अपसेट इन्वायरमेंट, तो जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं हम लोग
ज़मीन में, और उसके कारण ग्राउंड वाटर है वो चार्ज नहीं हो पा रहा, तो वो अपसेट करते हैं एनवायरनमेंट को। इन वॉट वेज फ्लड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन इन ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। बताओ, बोल रहा है कि फ्लड कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। इंटर्न बेसिन ट्रांसफ़र एग्जांपल इम्प्लीमेंट इन प्रोजेक्ट लाइक बियास सतलज लिंक केन बेटवा लिंक में इसको इंटर बेसिन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बैरेजेस एंड डैम्स एग्जांपल दामोदर वैली कॉरपोरेशन टू कंट्रोल फ्लड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेविंग वाटर इन लेक, इंटरलिंक ऑफ रिवर ट्रांसफर एक्स्ट्रा वाटर टू लेस वाटर अवेलेबल प्लेस। ईच ईयर इंडिया रिसीव एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 4000 BCM, आउट ऑफ दिस 2000 BCM फ्लो इन रिवर सिस्टम। फिर क्वेश्चन पूछ रहा 26 वॉट सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। डिस्कस मोशन 2003 में पूछा, 2011 में पूछा। शॉर्ट नोट ऑन द सैटर्न टाइटन्स। जो सैटर्न टाइटन है वो सेकंड लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। 95% नाइट्रोजन गैस है, 5% मीथेन है। इसको यहाँ पे नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन भी भेजा था सैटर्न में। दैट इज़ मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्थ, तो सन सैटर्न नेपच्यून, ये 7वां प्लेनेट है बेसिकली सैटर्न, ठीक है। नहीं, छठवां प्लेनेट है, सॉरी छठवां प्लेनेट है। फिर शॉर्ट नोट ऑन इक्विनॉक्स पूछा है जो अपन पढ़ चुके हैं, वर्ड 2001 में। ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछता रहता है छोटा मोटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेम्परेचर इन्वर्सन, हाउ इट अफेक्ट वेदर ऑफ प्लेस। टेम्परेचर इन्वर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा 2013 में। मेजर हॉट डेजर्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड ऑन मेजर साइड ऑन वेस्टर्न साइड वाई। तो जो हॉट डेजर्ट है वो वेस्टर्न साइड में क्यों होते हैं ऐसे पूछ रहा, और 20 से 30 डिग्री पे क्यों रहते हैं ऐसे भी पूछ रहा। तो ये 2013 में पूछा, वापस रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको वाई। 2014 में क्वेश्चन पूछा। हाउ डज जूनो मिशन नासा हेल्प अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड इवेल्यूएशन ऑफ अर्थ। 2017 में क्वेश्चन पूछा कि जूनो मिशन कैसे नासा का जो जूनो मिशन है वो हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को। तो जूनो मिशन बाय नासा वॉज फॉर, तो इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं कहीं पे कि जूनो मिशन जो नासा का था उसने वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के लिए हेल्प किया था। लॉन्च 2011 में किया गया था, और 2017 में क्वेश्चन पूछा। ये जुपिटर में भेजा गया था प्लानिटरी माइग्रेशन चेक करने के लिए कि क्या माइग्रेट किया जा सकता है प्लानट में। फिर ट्रोपोस्फियर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फियर, दैट इज़ ट्रस्ट मी। तो टी सबसे पहला लेयर ट्रस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ। ट्रोपोस्फियर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, उसके बारे में बताने बोल रहा, कर चुके हैं। वाई इज़ गुआंटानामो बे इन न्यूज़। गुआंटानामो बे क्यों न्यूज़ में था, 2003 में पूछा था, अब तो काम का नहीं है। तो ये गुआंटानामो बे US मिलिट्री बेस क्यूबा में है, मतलब US मिलिट्री बेस है यहाँ पे क्यूबा में। फिर शॉर्ट नोट ऑन न्यूमोर आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा। न्यूमोर आइलैंड कहाँ है, ऑन द माउथ ऑफ द रिवर हरिबंगा रिवर के ऊपर है ये, जो डिस्कवर किया गया था 1975। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्री गिव 20,000 टू बांग्लादेश। तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो उसने 20,000 जो है जो होता है लैंड का हिस्सा वो बांग्लादेश को दे दिया, और 4,000 इंडिया के पास है, ठीक। एक्सप्लेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ द ओशन करेंट्स। क्या क्या फैक्टर्स है कि ओशन करेंट्स responsible, explain the factor responsible for origin of ocean currents, how they influence regional climate, fishing and navigation। 2015 और 22 में क्वेश्चन पूछा, ये कर चुके हैं। डिस्कस मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरिया गिवन बाय IMD। 2022 में पूछा, कर चुके हैं। हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड है, ये भी कर चुके हैं। 2013 में पूछा था। ब्रीफ बट प्रिसाइज नोट ऑन फ्रंटोजेनेसिस। एंड ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पूछा था, इसके सामने नाम वगैरह भी लिखा था कि द रीसेंट केस ऑफ दिस साइक्लोन हैज़ बीन गॉन, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइक्लोन हाउ द नेम हैज़ बीन गिवन, ऐसा वैसा, तो वो याद रखना पड़ेगा। ब्रीफ बट प्रिसाइज नोट ऑन फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस हो गया है। कॉज ऑफ मानसून के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो ये अलग अलग ईयर में अलग अलग पूछा था। जैसे एक साल पूछा कॉज ऑफ मानसून बता दो, फिर बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड रेनफॉल ओवर इंडिया इन समर मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड रेनफॉल ओवर इंडिया इन समर मानसून कैसे रहता है वो बताओ बोल रहा। फिर शॉर्ट नोट ऑन द विंटर रेन एंड इट्स रिलेशन विथ जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछ रहा। लिस्ट सिग्निफिकेंट लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन, ब्रिंग आउट द सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताने बोल रहा। बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून चेंज ड्यू टू
ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, ये अपन पहले कर चुके हैं। ह्यूमनाइजेशन के कारण कैसे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्स इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा वाटर रिसोर्स में 2011 में, ये पहले अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड रोल इन मैक्रो क्लाइमेट चेंज, एयर मास क्या होता है और उसका रोल पूछ, मैक्रो क्लाइमेट में उसका क्या रोल है, तो ये भी अपन कर चुके हैं। हाउ डस क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, तो वही पूछ रहा है ग्लेशियर्स के ऊपर बेसिकली। इन व्हाट वे कैन फ्लड बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया, तो इनलैंड नेविगेशन के ऊपर कर चुके हैं। इन व्हाट वे कैन फ्लड बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स पूछ रहा है। फिर मैंग्रोव्स के ऊपर 2001 2019 और पूछते रहते हैं मैंग्रोव्स के ऊपर, तो वो भी कर लेना। जो एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस 2016 इंटरनेशनल ईयर माना गया था, 2017 में पूछा। उसके बाद अभी 2023 में उसको मिलेट्स को माना गया और 2024 में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन द खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट, तो ये सब अब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, वो बताने के लिए बोलता है, तो देखते हैं क्या क्या पूछता है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट अकाउंट फॉर very high concentration of salt extraction industries in Saurashtra and North Tamil Nadu coast account for, तो अपन ये salt industry भी चेक कर चुके हैं, ये कर चुके हैं अपन ऊपर पे। account the high concentration of the salt extraction industry in Saurashtra and the South Tamil Nadu, examine the distribution of oil refineries in India, डू यू एग्री दैट तो ये ऑयल जो रिफाइनरीज़ हैं इसके ऊपर भी अपन क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे नहीं किए हैं, उसको आगे आगे इसी के ऊपर और क्वेश्चन है तो वो भी देख लेंगे। डू यू एग्री दैट देयर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द साउथर्न स्टेट इन इंडिया, डिस्कस विद द जस्टिफिकेशन, येस दिस इज ऑल्सो हैड बीन डन, अब अपने द्वारा कर लिए गए हैं। एनालाइज द फैक्टर फॉर द हाईली डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो ये भी अपन कर चुके हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ, तो ये इतना हाईली डिसेंट्रलाइज क्यों है कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में, ये पूछ रहा है। डिसेंट्रलाइज यानी कि कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली, अपने यहाँ जो जो चाहता है कोई भी बना लेता है, कॉटन से इंडस्ट्री खोलना शुरू कर लेता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया, इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया, आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्लेन देयर मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी अपन कर चुके हैं। कैन द स्ट्रेटजी ऑफ द रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अगर हम रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या वो प्रमोट करेगा एम्प्लॉयमेंट को। डिस्कस द फैक्टर लोकलाइजेशन ऑफ द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो डिस्कस द फैक्टर ऑफ फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो ये भी अपन किए हैं। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स, ये भी अपन कर चुके हैं। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द countries of the Gondwana, its mining industry contributes much less than the GDP in percentage, discuss, तो ये भी अपन करे तो नहीं है लेकिन इसका आंसर समझ के जाएगा। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड द इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। हाउ एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि कैसे अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है, जैसे कि रेलवेज हो गया, मेट्रोज हो गया, ये सब अफोर्डेबल है राइट, तो उसके ऊपर पूछा कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन क्रेडिट एग्जामिन, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन एंड क्रिएट एग्जाम, क्रिटिकली एग्जामिन करने बोल रहा है कि इंटरलिंक ऑफ रिवर जो है वो प्रोवाइड करता है वायबल सॉल्यूशन, क्रिटिकली बोल रहा। एसेस द इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोराल, 2019 में पूछा, वो जो था इंटर रिवर में वो 2020 में पूछा था। अकाउंट फॉर वेरिएशन इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड इफेक्ट, तो अकाउंट करने बोल रहा वेरिएशन क्या है ओशियनिक सैलिनिटी का और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, 2017 में पूछा। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन मिसरीज, 2016 में क्वेश्चन पूछा कि अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे लैंड और वाटर रिसोर्स का, रिड्यूस कर देगा मिसरीज को काफ़ी अच्छे से। हाउ व्हाट वे माइक्रो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रॉट प्रोन, तो ये भी अपन किए थे अभी के अभी। व्हाट वे माइक्रो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रॉट प्रोजेक्ट,
तो अब एनर्जी रिसोर्स के ऊपर देखते हैं। नेम द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। तो ये बता सकते हो व्हाट आर द रिसोर्स बेस्ड अवेलेबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड और उत्तरांचल। तो क्या क्या रिसोर्स है अवेलेबल की जो नया उस टाइम बना था, तो उसमें पूछ लिया कि झारखंड नया स्टेट बना है उसमें क्या क्या रिसोर्स है उनके पास। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के ऊपर लिखने बोल दिया। राइट ग्रोइंग scarcity of the fossil fuels, the atomic energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of the raw material required for the generation of atomic energy in India and in the world। कर चुके हैं। It is said that the India is sustainable resource of shale oil and gases, which can feed the need of the country for a quarter century. However, trapping of the resource does not appears to be high on the agenda। Discuss accessibility, the availability and the issue involved। ये भी कर सकते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ऑयल इन द आर्टिक सी एंड इट्स पॉसिबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ईजी है और द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी ईजी है। इन स्पाइट ऑफ द एडवर्स environment impact, coal mining is still inevitable for development। डिस्कस। तो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो चुका है उसके बाद भी कोल माइनिंग जो है इनएविटेबल है, उसको डिस्कस करने बोल रहा है। पेट्रोलियम फाइनरीज आर नॉट, तो इसमें ये बता सकते हैं इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट यूज़ करता है, तो वो भी एक रीज़न है, तो उसके कारण यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरी लोकेटेड नियर टू द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया पर्टिकुलरली इन मैनी। तो यही क्रूड ऑयल के ऊपर अपन ऊपर क्वेश्चन देखे थे पेट्रोलियम के ऊपर कि उसका तो उसी को अब बढ़ा के पूछ दिया कि कुछ जगह पे क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग एरियाज जो है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही भी फिट करता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी और नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे इंडिया में है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे होगा जहाँ पे कोल, जहाँ पे क्रूड ऑयल निकल रहा है, पर्टिकुलरली इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन बताओ बोल रहा है। अब और क्वेश्चन पूछा है, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलार एनर्जी थ्रू देयर आर रीजनल वेरिएशन इन डेवलपमेंट। एलोबरेट 2020 में पूछा, इसमें बहुत सारे स्कीम्स डाल सकते थे, बहुत कुछ बता सकते थे। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर देयर लिमिटेड स्पेटियल। तो यहाँ पे भी विंड एनर्जी पूछता है, जो कि क्वेश्चन तो आता है अपने एनवायरनमेंट का, जो अपन कर भी रखे हैं और अपन और भी कर लेंगे। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि डिस्कस द चेंज इन द ट्रेंड ऑफ द लेबर माइग्रेशन विद इन एंड द आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। तो वही सब पुश फैक्टर ये सब बताने का। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीचिंग लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म क्रिटिकली एवेल्यूएट करने बोल रहा है। स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट द स्मार्ट विलेज। डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द रूरल अर्बन इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा। फिर राइट अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया। इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। ठीक है। वाई इज़ इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नीडेड। IRNSS की क्यों ज़रूरत 2018 में पूछा। हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। फीवर टाइम स्पेस के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है GS1 में। ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की क्या ज़रूरत आन पड़ी। मेंशन कोर स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन फॉर इट्स सक्सेस। क्या क्या कोर स्ट्रेटजीज है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ये अपन कर चुके हैं। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इन द अर्बन लैंड यूज। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल करने बोल रहा। व्हाट इज़ द सी सरफेस, एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द reclamation of the water bodies into urban land use। explain with example। तो implications पूछ रहा और कुछ नहीं। what is the sea surface temperature rise, ये सब 2024 के क्वेश्चन है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन साइक्लोन, तो साइक्लोन के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछ दिया और इस बार सी टेम्परेचर राइज के ऊपर करके पूछा। फिर क्लाउड बर्स्ट फिनोमिना जो अपन ऊपर 10 सेंटीमीटर वाला पढ़े थे, तो वो भी पूछ लिया। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक विंटर इज़ विंटर। डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है ये पूछ रहा। ये ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज़ डेमोग्राफिक विंटर, इज़ वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन।
तो सिचुएशन वेयर बर्थ रेट फॉल सिग्निफिकेंटली बिलो रिप्लेसमेंट लेवल लीडिंग टू एन एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग वर्क फोर्स एंड इकोनॉमिक चैलेंज। एग्जाम्पल जापान, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे बर्थ रेट फॉल कर रहा है सिग्निफिकेंटली बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब रिप्लेस नहीं हो पा रहा, उससे ज़्यादा बर्थ रेट फॉल कर जा रहा है, लीडिंग टू एन एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। जैसे कि एग्जांपल है जापान, साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी। ड्यू टू, अब ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिले मैरिज कर रहे हैं, ये सब रीजंस है। और फिर और भी रीज़न डाल सकते हो, जैसे कि जो मूवीज़ में दिखाया जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा इन लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये सब भी रीज़न है। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन, हाउ इट अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। अगेन फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पहले भी पूछा था। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी को, सही क्वेश्चन है। इंडिया का ग्राउंड वाटर अपन बता देंगे 4000 2000 ही हो पाता है, ऐसा कुछ कुछ जो भी अपना जो है डेटा अपने पास। व्हाट इज ट्विस्टर, वाई इज इट मैक्सिमम ऑब्जर्व अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो अपन देखें साइक्लोन जो होता है अरेबिया में होता है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में होता है, मैक्सिको में होता है। तो जो सारे रीजन्स हैं वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे भी लग जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं। टॉर्नेडो, ट्विस्टर क्या होता है ये बता देता हूँ। ट्विस्टर भी अपन पढ़ चुके हैं, वैसे ये लोकल डिज़ास्टर होता है। जो साइक्लोन होता है वो बहुत बड़े बड़े एरिया पे आता है, राइट। तो बस वही अंतर है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो इतना है, हो गया, थैंक यू। बस जियोग्राफी ख़त्म यहाँ पे अपना।